हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट वीडियो का। और इससे पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की आधारशिला भारत में रखी गई और किस तरह से संघीय न्यायालय की स्थापना हुई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अब किस तरह से आज़ादी के बाद उसी को संघीय न्यायालय के ही प्रारूप को बदल करके सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया, जो 28 जनवरी 1950 को। और उसमें क्या योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट में जजों की, क्या कार्यकाल होता है, कैसे नियुक्ति होती है इत्यादि, बहुत सारे उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारा उसमें बताए हैं। तो आप लोग से बोलना चाहेंगे कि एक बार आप लोग उसको देख लीजिए उसके बाद इसको देखें तो ज़्यादा आपको बेहतर रूप में समझ में आएगा। और ये 2 वीडियो देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे जो भी वनडे एग्जाम हो, पीपीएससी हो, पीटी बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो या बीएसएससी सीजीएल 3 हो, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसको शुरू करते हैं। इसको हम अनुच्छेद वाइज देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सबसे जो सर्वोच्च एक न्यायिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट है भारत में, इससे ऊपर कोई नहीं है न्याय के मामला में। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहता है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है। तो इसमें कहने का मतलब है कि कार्यवाहक मतलब होता है कि मतलब कभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कभी किसी कारणवश वो अनुपस्थित हैं, अस्थायी रूप से अनुपस्थित हैं, या किसी कारणवश पद रिक्त है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, या किसी तरह से असमर्थ हो गए, किसी कारण से असमर्थ हो गए, इस स्थिति में आपको सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 126 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का पावर है राष्ट्रपति को, और वो भी जजों की सलाह पर ही करेंगे। तो इसमें आप सीधा याद रखिएगा, इसमें मुख्य रूप से 2-3 पॉइंट कि अगर मुख्य न्यायाधीश जब कभी मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या तो फिर अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, या किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक या कार्यकारिणी, इसे कहते हैं कार्यकारी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 126 कहता है कि अनुच्छेद 126 में वर्णन मिलता है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में जरूरत के हिसाब से किया जाएगा, जब इसमें कंडीशन है कि जब कभी आपका मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अस्थायी रूप से, यहाँ देखिएगा अस्थायी कह रहे हैं कि अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं या किसी कारणवश वो काम करने में असमर्थ है, माने असक्षम है, तो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह पर ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप 126 समझ गए होंगे और अब कभी नहीं भूलेंगे। इस प्रकार से बहुत सरल भाषा में समझाया है।
तो ज़्यादा पॉइंट नहीं याद रखना है। जब इसका पद रिक्त हो तो मुख्य कार्यवाहक हो, जब कहीं रिक्त रहता है ना कोई कार्य करने के लिए आएगा तो कार्यवाहक रिक्त पद में काम कर सकता है। अस्थायी रूप से अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो कार्य कर सकता है कार्यवाहक, या तो फिर किसी कारणवश या तो किसी कारण कार्य करने में वो असमर्थ हो गए तो उस स्थिति में मुख्य न्यायाधीश तो के जगह पर अन्य कोई भी मुख्य न्यायाधीश एक कार्यवाहक रूप में कार्य कर सकता है। आइए आगे देखते हैं। 127 कहता है कि तदर्थ न्यायाधीश। तो तदर्थ मतलब इसका सीधा समझिए कि आप पढ़े होंगे जब हम विधानसभा और लोकसभा पढ़ा रहे तो उसमें कोरम होता था, वही यहाँ पे होता है कोरम। या इसको गणपूर्ति या जिसको कोरम कहते हैं, कोरम गणपूर्ति की पूर्ति करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें कंडीशन यह होता है कि जब कभी कोरम या गणपूर्ति, जब कभी सुप्रीम कोर्ट में कोई अगर सत्र है या कोई मतलब कमेटी गठित किया जा रहा है, उसमें अगर न्यायाधीश की कमी हो जाती है, कोई भी न्यायाधीश की कमी हो जाती है तो सब हाई कोर्ट से वैसे न्यायाधीश को बुलाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। उसको संबंधित राज्य के जो जहाँ भी हाई कोर्ट है स्थित, जो जिस राज्य में हाई कोर्ट स्थित है वहाँ से संबंधित जब गणपूर्ति जो भी कोई सत्र है या कोई कमेटी गठित हो रहा है या कोई बेंच गठित हो रहा है, कोई पीठ गठित हो रहा है, उसमें अगर कोरम नहीं पूरा हो रहा है, न्यायाधीशों की संख्या नहीं पूरी हो रही है, तो कहीं से भी अगर हाई कोर्ट से उठाएंगे तो जिस राज्य में हाई कोर्ट होगा वहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपको जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं, वो इनसे सलाह लेंगे और इनसे सलाह लेकर के राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजेंगे कि हाँ यहाँ पे कोरम में न्यायाधीशों की कमी है, इसलिए फलाने राज्य से हाई कोर्ट से एक न्यायाधीश को हम बुला रहे हैं, वहाँ के संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश उनसे सलाह लेकर के बुला रहे हैं और उनमें न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता है, इसीलिए उनको इस गणपूर्ति में जो कम रहे न्यायाधीश यहाँ पे उनको लाइए। तो इसी को हम लोग गणपूर्ति करते हैं या तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं, जिसको 127 में वर्णन मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब होता है कि जब कभी सत्र है या कोई आपका बेंच है या कोई पीठ है जिसमें न्यायाधीशों की कमी हो रही है, तो कहीं से भी कोई हाई कोर्ट से उस संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो बुलाते हैं और देखते हैं कि इनको जिसे न्यायाधीश बनने का सुप्रीम कोर्ट की योग्यता है कि नहीं, अगर योग्यता है तो उनको गणपूर्ति में शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार से इसको कमी दूर किया जाता है गणपूर्ति को। आइए आगे देखते हैं। एक 128 कहते हैं सेवानिवृत्त में रिटायर जज की बात करता है। इसमें सेवा निवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये भी आप एक ऐसे समझ सकते हैं कि इससे पहले पढ़े तो उसी से कुछ मिलता जुलता है। इसमें कहता है कि अनुच्छेद सॉरी दोस्त बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसमें कहता है कि जब कभी सुप्रीम कोर्ट में काम का बोझ बढ़ जाए या कहीं सुप्रीम कोर्ट में आपको जो न्यायाधीश है उनकी कमी हो जाए, तो किसी भी हाई कोर्ट से, यहाँ भी हाई कोर्ट से संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सलाह लेकर के यहाँ पे गलती बोल दी। जब कभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश का मतलब है कि 128 में वर्णन मिलता है। इसमें कहता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो रिटायर्ड जज हैं उनको भी जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में काम का बोझ बढ़ता है या कभी कभी न्यायाधीश की कमी हो जाती है तो अनुच्छेद 128 के तहत ये न्यायाधीश को जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, रिटायर्ड जज भी होते हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है और जज का काम लिया जाता है। कुछ ही समय के लिए, लघु समय के लिए इनको बुलाया जाता है, बहुत दिन के बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं,
इनको लघु समय के लिए मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसमें आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि अनुच्छेद 128 कहता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी जरूरत पड़ने पर न्यायालय में बुलाया जाएगा। तो जब कभी सुप्रीम कोर्ट में काम का बोझ जो होता है, या काम बहुत ज़्यादा हो गया, या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि न्यायाधीशों की संख्या कम गई, किसी कारणवश न्यायाधीश की संख्या कम जाती है, तो एक लघु समय के लिए, छोटे समय के लिए ही जो रिटायर्ड जज होते हैं, इनको तो रिटायर होने के बाद पेंशन मिलवे करता है, फिर भी इनको सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को, तो अनुच्छेद 128 में लिखा हुआ है कि उनको बुलाइए और कुछ ही समय के लिए, छोटा समय के लिए उनसे आप काम लीजिए, लघु समय के लिए। तो मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से 128 खत्म हुआ। अनुच्छेद 128 कहता है, अनुच्छेद 129 कहता है आपको अभिलेख न्यायालय। तो इसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है, तो वो जो कानून बनाता है वो इससे खुद पर भी लागू होगा, और इसके जो निचली अदालत है, जो भी इसके अधीनस्थ है, निचली अदालत है, जैसे हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, जो भी है उस पर भी इसका कानून लागू होगा। वैसा लेख जो कानून सुप्रीम कोर्ट बनाता है, वो इसको स्वयं पर भी एवं निचली अदालत जैसे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी लागू होगा। और देखा जाएगा किस तरह जो कानून था, उस कानून के तहत किसी भी मुद्दा पे किस तरह से फैसला सुप्रीम कोर्ट दिया है, ठीक उसी प्रकार हाई कोर्ट भी फॉलो करेंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी करेंगे। मतलब ऐसा कानून जो सुप्रीम कोर्ट पे भी लागू होगा, खुद अपने आप पे भी लागू करेंगे, और जो उनके अधीनस्थ होते हैं, जो निचली अदालत होते हैं, जैसे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस पर भी लागू होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अभिलेख न्यायालय को 129 आप लोग समझ होंगे अच्छे से। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 130। इसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान निर्धारण। जैसे वर्तमान तो देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली में है, मगर दिल्ली से भी अगर कहीं ले जाना है तो सुप्रीम कोर्ट के, अभी तो फिलहाल दिल्ली में है, और इससे को अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर है, जो मुख्य न्यायाधीश चाहेगा, तो मुख्य न्यायाधीश अगर चाहे तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर इसे कहीं अन्य जगह फिर शिफ्ट कर सकते हैं, दिल्ली के बाहर भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान निर्धारण तो अभी दिल्ली में है, मगर अगर जरूरत पड़ेगा तो मुख्य न्यायाधीश जो है, जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति लेकर के कहीं भी देश में कहीं भी इसको स्थापित या नियुक्ति इसको कर सकता है। तो ज़्यादा ही नहीं पूछता है, ज़्यादा पूछता है 129, 28, 27 और यहाँ 37 से 131 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें कहता है कि मूल अधिकारिता क्षेत्र, मूल आरंभिक या अधिकारिता क्षेत्र, या मूल क्षेत्राधिकार भी इसको कहते हैं, इसलिए हम लिख दें कि मूल अधिकारिता क्षेत्र। तो इसके तहत बहुत सारे 5-6 पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला कहता है कि मूल अधिकारिता में आता है कि अगर कोई राज्य है और दूसरे तरफ आपको भारत, दूसरा कंडीशन आप दे सकते हैं कि अगर किसी एक ऐसा मामला जिसमें एक तरफ
एक से अधिक राज्य और दूसरी तरफ भारत हो। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि एक राज्य और दूसरे सबसे भारत और कुछ राज्य हो। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि एक तरफ से राज्य रहेगा और दूसरी तरफ से भी राज्य ही रहेगा। तो अगर इस तरह के मामला है, इस तरह के जितना ही मामला देश में होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। कहना मतलब कि कोई भी मामला है जो राज्य है और भारत है, तो उसके बीच का मामला अगर हो गया। दूसरा है कि एक से अधिक राज्य और दूसरी तरफ भारत है, तो कोई मामला बिगड़ता है तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तीसरा है कि एक राज्य और दूसरी तरफ से भारत प्लस कुछ राज्य हैं, भारत के साथ कुछ राज्य हैं, उस कंडीशन में भी इसका मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आएगा जो भी मामला रहेगा। चौथा पॉइंट है कि राज्य है और एक दूसरे तरफ भी राज्य है, तो इस तरह के ही मामला आपको मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो भी मुकदमा होगा वो मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आएगा सुप्रीम कोर्ट के। एक आप याद रखिएगा नोट में, नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 के तहत नदी जल विवाद सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता क्षेत्र से बाहर रखा गया है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 262 के तहत नदी जल विवाद जो होता है, नदी जल विवाद जैसे बहुत जगह देखें, दक्षिण भारत में कावेरी नदी जल विवाद है, फिर आपको कृष्णा नदी के मामले विवाद है, गोदावरी नदी जल विवाद है। फिर इस तरह के जो है राज्य से संबंधित और राज्य में राज्य केंद्र से भी हो सकता है। तो इसके लिए ये मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा जहाँ नदी जल विवाद हो जाएगा। इसके लिए अलग स्पेशल व्यवस्था किया गया है 262 अनुच्छेद के तहत। तो याद रखिएगा, कहीं कहीं फंसाने के लिए दे देगा कि नदी जल विवाद क्या मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो नहीं आता है, क्योंकि इसको 262 के तहत अलग से इसको संरक्षण दिया गया है। तो मूल अधिकारिता आप देख लें कि इस प्रकार से कि राज्य एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ भारत है, एक तरफ एक से अधिक राज्य है, दूसरी तरफ भारत है, एक तरफ एक राज्य है और दूसरी तरफ भारत और कुछ अन्य राज्य उसके साथ हैं, फिर एक तरफ राज्य दूसरा भी राज्य है, और इस तरह से कोई मामला विवाद उत्पन्न होता है इन दोनों के बीच में, इस तरह के मैटर में, तो इसे मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंदर आता है। बट आप नदी जल विवाद याद रख सकते हैं, अनुच्छेद 262 के अंदर जो नदी जल विवाद है वो मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता सुप्रीम कोर्ट के। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट होता है रीट अधिकारिता। रीट अधिकारिता, तो हम मौलिक अधिकार में पढ़ाएं आप लोग को, मौलिक अधिकार की वीडियो भी अपलोड मिल रहा है मेरे चैनल पे, आप लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इसमें कहता है कि जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। इसी को रीट अधिकारिता क्षेत्र कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। इसका पावर है रीट जारी करने का, और यहीं पे आप समझिएगा कहीं कहीं देता है कि मूल अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट कैसे है। तो आप देख सकते हैं कि रीट अधिकारिता के तहत मूल अधिकार का जो अनुच्छेद 32 में है, जो आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके तहत रीट जारी करता है, और मूल अधिकारिता के अंतर्गत ही ये आता है अनुच्छेद 32। इसलिए कहा जाता है कि मूल अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपीलीय अधिकार, तो हमने कल शुरू में बताया था कि जो भारत में जो न्यायपालिका है एक पिरामिड के रूप में है खड़ा, इस प्रकार के है। तो सबसे ऊपर हम बात करेंगे तो सबसे ऊपर आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर है केंद्र में, और उसके बाद आएंगे तो हाई कोर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा। तो सब सारी मामला तो नहीं, मगर कुछ जो मामला होते हैं, जो अगर मुकदमा यहाँ दर्ज होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में,
यहाँ न्याय नहीं मिलता है तो आपको हाई कोर्ट के पास जाता है। अगर हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। ऐसा न्याय यहाँ पे मूल अधिकार था। इसका जो अधिकार है, अपीलीय अधिकार है, जो कहता है कि आपको अगर न्याय नहीं मिलता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अपील, ये तो हाई कोर्ट का मामला है, मगर यहाँ से यहाँ समझिए आप लोग कि अगर हाई कोर्ट में कोई हम केस गया, कोई मामला हुआ, तो अगर हमको वहाँ न्याय नहीं मिलता है तो हमको अपील करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। इसी को अपीलीय अधिकार कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकार। नेक्स्ट है सलाहकारी अधिकार। आपको याद होगा अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 142 के तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, भारत में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय से वो सलाह मांगेंगे कि कोई भी अगर जरूरत पड़ेगा भारत सरकार को कि सलाह मांगने का जो उचित लगे कि हाँ हमको सलाह दीजिए इस मैटर पे, तो अनुच्छेद 142 कहता है कि सलाहकारी अधिकार सुप्रीम कोर्ट के है। इसको सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। और हाँ, यहाँ एक कंडीशन है कि राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे जरूर और मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यही क्वेश्चन कहीं फंसाता है क्या, जब सुप्रीम कोर्ट से, जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से आपको सलाह मांगते हैं तो क्या वहाँ पे मानना बाध्य होगा या नहीं भी मान सकते हैं? तो नहीं मान सकते हैं, मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा कंडीशन तब होता है जब कार्यपालिका और विधायिका संविधान के विपरीत कार्य करने लगे, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेंगे, बट मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो सलाहकारी अधिकार आप देख लिए कि सलाह 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे राष्ट्रपति। अनुच्छेद 137 कहता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को है। इसमें कहा जाता है कि अनुच्छेद 137 जो है, यहाँ लिख लीजिए, अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। जैसे अगर कोई भी ये फैसला दे देते हैं तो इनको अधिकार है, इनको कोई भी अगर फैसला देते हैं तो जो पूर्व में जो देते हैं फैसला, पूर्व के फैसले को बदलने का अधिकार इनको यहीं से मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शुरुआती में बोला गया था कि जो प्रस्तावना है जो संविधान का भाग नहीं है, बट दूसरी मामला में बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संविधान प्रस्तावना का भाग है, जिसको कहते हैं, जिसको बताया गया था आपको 42वां संविधान, सॉरी मिनर्वा मिल्स बनाम केरल राज्य में 1973 में बताया गया था कि संविधान प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला पलटते हुए कहा गया कि संविधान का भाग है, बट उसको आपको मूल संरचना में छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इस प्रकार से न्यायिक अवलोकन को दर्शाता है इनको कि अपना जो फैसला देते हैं पूर्व में, उसको फैसले को बदलने का अधिकार इनको पूर्ण रूप से है। जब इनको लगता है कि कोई संविधान का अतिक्रमण हो रहा है, जैसे एक कल ही हमने बताया था आपका एक NJSC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी एक आयोग बना था, इसको भी पहले बार बताया कि ठीक है, और दूसरी जब इनको भेजा गया सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट में इनको भेजा गया तो यहाँ पे असंवैधानिक करार दे दिया गया, असंवैधानिक करार कर दिया गया और कहा गया कि यह कानून के विपरीत है, संविधान के विपरीत है, इसलिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी नहीं, इसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होगी। जो पहले से कॉलेजियम सिस्टम चले आ रहा है, कॉलेजियम सिस्टम चलते आ रहा है, यही इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। तो अधिकतर न्यायिक अवलोकन को देखा था कभी कभी कि जब कार्यपालिका कहीं कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका और विधायिका भी, कार्यपालिका और
विधायिका भी कभी कभी संविधान के विपरीत कार्य करने लगता है, तो यहाँ भी अपना जो फैसला देते हैं उसके बाद फिर आपको न्यायिक अवलोकन के तहत ये फैसला पलट देते हैं और यहाँ पे इसको निरस्त कर देते हैं इसका फैसला को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा अनुच्छेद वाइज देखे तो याद हो जाएगा जल्दी आपको। अनुच्छेद भी याद होता है, जो दिया होता है विषय वस्तु भी याद होता है। तो मुख्य रूप से मूल अधिकारता क्षेत्र जो 131 है उसको भी याद रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसाता है। 137 भी फंसाता है, 127 भी फंसाता है। तो कुछ है इंपॉर्टेंट, उसको याद रखिएगा। ऐसे एक दो बार देखेगा तो याद हो जाएगा। कोई ज़्यादा सरल ज़्यादा हम टफ भाषा नहीं बताए हैं, बहुत सरल भाषा बताए हैं। इससे और कुछ क्वेश्चन आते हैं उसको देख लीजिए। यह मूल अधिकार का संरक्षण कैसे हो तो हम बता दिए आपको अनुच्छेद 32 में। अभी जब बता रहे थे हम कि आपको क्या अनुच्छेद 32 बता रहे थे संवैधानिक विचारों का अधिकार में, उसमें हम बता दिए। और इससे कुछ प्रश्न फंसाते हैं, जैसे कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षक है। अभी हम ऊपर बता दिए थे। फिर इसमें एक और पॉइंट पूछ देता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना गया है। यही संरक्षक है संविधान का। तीसरा पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन आपको पूछ लेगा मूल का संरक्षक होगा संविधान। हाँ, संविधान की अंतिम व्याख्या इसी को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से आप 2-3 पॉइंट याद रख सकते हैं। और इससे क्वेश्चन आपको आ जाता है, जैसे कल हम बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट की जब कलकत्ता स्थापना हुई थी 73 में, तो वहाँ सर एम पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और जब स्वतंत्र भारत में हम लोग को स्थापना हुआ, जो संघीय न्यायालय से उभर करके सुप्रीम आपको सर्वोच्च न्यायालय बना, जिसको 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ भारत में, उसको प्रथम न्यायाधीश अगर पूछे तो आप बताइएगा। उसमें हीरालाल जकानिया थे। अगर प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पूछे तो आपका बता दीजिएगा थी फातिमा बीबी थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको फंसाएंगे। और कुछ होते हैं जो अभी आप वर्तमान में याद रख सकते हैं कि 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब करंट से रिलेटेड है। और इसमें तो बताना उचित हम नहीं समझेंगे तो बता देते, क्योंकि सब आप देखते रहिएगा, अप टू डेट करते रहिएगा। ऐसे आपको बता दें कि 49वां जो उदय उमेश ललित थे, उनका बेटा 50वां बने हैं, DY चंद्रचूड़ हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 2 वीडियो में आपको बहुत बेहतर रूप से समझ विकसित हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के प्रश्नों पे। और जो भी है ऑब्जेक्टिव बुक को जरूर बनाइएगा, क्योंकि बिहार लॉ की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मंथ से होता फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जो डेडिकेटेड हैं कि नहीं हमको दरोगा ही बनना है, वो इस चैनल से जुड़े रहें और जैसे हम कहते हैं उसे करते रहिए। जो भी आप वीडियो देखते हैं कहीं से ही पढ़ते हैं, नहीं कि हमारा ही वीडियो आप देखिए हम ही से ही पढ़िए, कहीं आप पढ़िए तो ऑब्जेक्टिव सेशन जरूर बनाइए। उससे क्या हो कि आपका एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस लेवल आप बढ़ा रहेगा और गलती बहुत कम होने की संभावना रहेगा, गलती नहीं के बराबर होगा। तो और ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।